नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। सदन से सड़क तक जारी महंगाई के मुद्दे का हाल अगर उत्तराखंड में देखा जाए तो पिछले 17 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम 10 रुपए के ऊपर तक बढ़ चुके हैं। वहीं रसोई गैस सिलेंडर के दाम ने भी सबके किचन का बजट इस समय बिगाड़ कर रखा है। रसोई पकाना तक मुश्किल हो गया है क्योंकि सब्जियों के दाम तापमान से भी तेज चल रहे हैं। कुछ ही दिन पहले 100 रुपए किलो तक बिकने वाला नींबू 300 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंचा। इधर दवा कारोबार में भी चिंता देखी जा रही है। तेल के दामों में बढ़ी कीमतों ने कहने का स्वाद बिगाड़ दिया है। बीते 1 अप्रैल को 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 250 रुपए का इजाफा किया ही जा चुका है। अब सब्जियों और फलों की कीमतें जायका फीका करने पर तुली हुई हैं। नवरात्रि और रमजान के साथ ही गर्मी के दिनों में महंगाई से लोग त्रस्त दिख रहे हैं। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर राजनीतिक दल भी राज्य और केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि ईंधन के दाम बढ़ने से अन्य सामान भी महंगा हो रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। दवाओं की कीमतें बढ़ने से लोग और छोटे स्टोर संचालक परेशान हैं, तो उद्यमी रूस से दवाओं की सप्लाई और उत्पादन को लेकर चिंतित हैं। एएनबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, चाहे फल की बात करें, चाहे फ्रूट की बात करें, चाहे तेल की बात करें, चाहे कच्चे सामान की बात करें, लगातार महंगाई तो बढ़ रही है। उत्तराखंड में अभी इस समय नवरात्रों का और रमजान का महीना चल रहा है। लोग सब्जियां खरीदने आ रहे हैं, फल खरीदने आ रहे हैं। इस समय एएनबी की टीम आई है सब्जी मंडी। आइए जानते हैं लोग सब्जी लेने आ रहे हैं, फल लेने आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे मैम? लगातार फ्रूट के दाम, सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? क्या कहें, महंगाई तो हो ही रही है, बजट से बाहर जा रहा है। घर का चूल्हा जलाने के लिए क्या कश्मकश? बहुत मुश्किल हो रही है। चाहिए कि उम्मीद बहुत थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सस्ते की उम्मीद थी और महंगा हो गया। और इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि आप ये है कि आम जनता को देख के सब सस्ता कर दीजिए। इतना नहीं करिए पर इतना आम बजट में आ जाना चाहिए सबके हिसाब से। महंगाई बढ़ गई है तो इसमें आप कैसे देखते हैं? नवरात्रे चल रहे हैं, फल महंगे हो गए, आम आदमी को तो परेशानी रहती है महंगाई से। वो चीज़ आती थी डबल, वो अब आधी आती है उतनी कीमत। जैसे नवरात्रों का सीजन चल रहा है, इसमें क्या प्रभाव पड़ रहा है? बहुत प्रभाव पड़ रहा है। जहाँ वही है कि हम किचन का यही कर सकते हैं, जहाँ 1 किलो चीज़ बनाते थे वहाँ 2 किलो बनाते हैं। महंगाई का असर तो आम आदमी पर पड़ता है। सरकार की तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? फिर से सरकार को ध्यान देना चाहिए महंगाई पे, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। आम आदमी बहुत परेशान है। महंगाई बढ़ रही है और सब कहने की बात है, एक बार बाहर निकल के देखो, देखो कंपनियाँ ट्राई करो, बहुत जॉब है सर। 10 मार्च के लिए भी जॉब है, 11-12 हज़ार रुपये घर बैठे नहीं मिलेंगे। का पास चल रहा है और फल सब्जियाँ लगातार महंगी हो रही है, इसको देख के आप क्या कहना चाहते हैं? सर हर चीज़ महंगी है, फल सब्जी महंगी है, तो इसमें क्या कह सकते हैं? हर चीज़ महंगी है आज के वक्त में। मोदी जी के राज में सब चीज़ महंगा है। क्या कहते हैं सरकार को कुछ कहना चाहते हैं? सरकार के बारे में? तो ये है सब चीज़ महंगा हो रही है सर। पेट्रोल, जब पेट्रोल महंगा है तो सब्जी तो वैसे ही महंगी हो जाएगी। लेने आई हैं और नवरात्रे और रमजान का पाक महीना चल रहा है, आपको लगातार रोजा चल रहा है, तो इसको लेकर फल सब्जियाँ लेनी पड़ते हैं, तो महंगा हो रहा है, तो इसको क्या कहना? सर बहुत महंगा है। जब पेट्रोल महंगा है तो फल सब्जी तो देखो सब चीज़ महंगी है सर। पेट्रोल सस्ता होना चाहिए सबसे पहले। देखो जब ट्रांसपोर्टेशन सस्ती होगी तभी ये चीज़। महंगाई को डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, 1000 के करीब पहुँचने वाले। देखिए, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जब जब इस देश के अंदर चुनाव होते हैं तब तब देश और प्रदेश के लोगों से वादा किया था कि हम सरकार बनाएंगे तो हम महंगाई पर अंकुश लगाएंगे, लेकिन बड़े खेद का विषय है उत्तराखंड राज्य के अंदर चुनाव समाप्त हुए कोई बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। विगत 11 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, कॉमर्शियल गैस के दाम बढ़ रहे हैं, सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं। तो हालात बद से बदतर हैं। और जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो स्वाभाविक बात है हर चीज़ के दाम बढ़ते हैं। आज हालत ये है, गरीब आदमी बाजार में जाकर के ना दाल खरीद सकता, ना सब्जी खरीद सकता है।
ना खाने की कोई चीज़ खरीद सकता है। दूध महंगा, मक्खन महंगा, तेल महंगा, दालें महंगी, सब्जी महंगी और साथ साथ में रेता बजरी महंगा, ईंट महंगा, सरिया महंगा, सीमेंट महंगा। महंगाई आसमान छू रही है। ये सरकार एक हाथ से दे रही है, दोनों हाथों से लूटने का काम कर रही है। इसके विरोध में आज हम यहाँ बैठे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि वो जो है महंगाई के खिलाफ जो है संघर्ष करने का काम करें। तो आज हम धरने पर हैं। आगे हम महंगाई के खिलाफ चीज़ें बढ़ रही हैं, इसको कैसे लेके सरकार का गलत रवैया है केंद्र सरकार का, क्योंकि केंद्र सरकार ये सोचती है कि जो जनता है वो धर्म और जाति के आधार पर वोट देती है, इसलिए उनको बढ़ती हुई महंगाई और इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। इसी को लेकर के जनता से जो टैक्स का पैसा है पेट्रोल में या तमाम महंगाई जो दिया जा रहा है, और इसको इस तरीके के जो उद्योगपति हैं अडानी अंबानी तरीके के बड़े बड़े हजारों करोड़ रुपए का कर्जा जो है माफ़ किया जा रहा है। वहाँ से जो नुकसान की भरपाई है, जो गलत पॉलिसीज हैं जिससे देश को नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई जो है जनता से महंगाई करके। देखिए, इस महंगाई को हमको दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि क्या हालत हो रही है आज दुनिया में। श्रीलंका की हालत क्या हो रही है, पाकिस्तान में क्या हालत हो रही है, पश्चिम के देशों में क्या हालत हो रही है। जब आज हम अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं, ग्लोबल मार्केट आज उस सिद्धांत पर दुनिया चल रही है, तो इसका असर रहेगा। लेकिन निश्चित रूप से हमको भरोसा है अपने नेतृत्व के ऊपर कि बहुत जल्दी महंगाई पर ये नियंत्रण लाएंगे। आजाद सिंह के साथ में विजय पंडित, एएनबी न्यूज़, देहरादून। चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। सत्यवीर चौहान जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। हेमा भंडारी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। और सूरज सिंह नेगी जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सत्यवीर जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। क्या चल रहा है सर महंगाई को लेकर, और कितनी दलीलें दी जाएंगी आप लोगों की तरफ से? ये कब तक कहा जाएगा कि आप वैश्विक बाजार को देखिए, आप वैश्विक बाजार देखें या फिर अपने देश का बाजार देखें, जहां पर लोग अब कुछ भी खरीदने से कतराने लगे हैं? देखो, आप कभी भी उठा के देखेंगे तो भाई विश्व की गतिविधियां क्या चल रही है उसके अनुसार निर्भर करता है। दूसरा, हम लगातार जनता को राहत देने का कार्य कर रहे हैं कि किस प्रकार से उनको हम राहत दे सकते हैं, और इसमें हम लगातार कर भी रहे हैं और सक्रिय भी हैं। और सरकार बहुत संवेदनशील है, केंद्र सरकार भी और हमारी राज्य सरकार भी। और आने वाले समय में आपको बहुत इसमें आप देखेंगे कि बहुत ही लोगों को राहत मिली है। हम अभी भारत की वो स्थिति नहीं है कि भाई नियंत्रण से बाहर चली गई हो, राज्यों की वो स्थिति नहीं है कि नियंत्रण से बाहर चली गई हो। आप हमारे पड़ोसी देश देख रहे होंगे, जैसे श्रीलंका में किस प्रकार से आपातकाल लगाया गया है, आपका पाकिस्तान में किस प्रकार सरकार गिर गई है, अफगानिस्तान में क्या स्थिति है, आज ही नेपाल का इस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है। आने वाले समय में अगर कोई भी दिक्कत होती है, सरकार तैयार है और इस तरीके की भी ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं है जिससे लोगों को हाहाकार मचे। और हम निरंतर राहत देने का काम कर रहे हैं, सरकार प्रेशर है। और आने वाले समय में आपको और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, जिससे जनता को अपने दिन के कार्य करने में और उनके जीवन यापन के जो कार्य, कोई इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सब्जियों के दाम आप मुझे जरा बताइएगा, उसके बाद मैं आपके इस बात पर विश्वास कर पाऊंगी कि अभी ऐसे हालात नहीं बने कि लोग हाहाकार करें। पहले मैं बाकी दोनों मेहमानों का भी एक एक रिएक्शन ले लेती हूँ। सूरज सिंह नेगी जी, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से कि वो लोगों को राहत देने पर काम कर रही है, लेकिन अभी बाजार में ऐसी स्थिति नहीं है कि लोग परेशान हो जाएं। प्रदेश और देश की जनता है, महंगाई से त्राहिमाम है। लोगों को अपना 2 जून की रोटी जुटाना बहुत मुश्किल हो रखा है। सब्जियां आसमान छू रही हैं। पेट्रोल, सूरज जी, आपकी आवाज दरअसल साफ नहीं आ रही है सर। एक बार या तो फिर से आपका फोन पैच करवा लेते हैं, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं मिल रही है। तो एक बार दोबारा आपकी फोन लाइन पैच करवा लेते हैं। हेमा भंडारी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेमा भंडारी जी, आवाज मुझे आपकी आवाज मिल रही है। जी, आपका रिएक्शन। आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर में महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। पल्लवी जी, जो अच्छे दिन बोलकर
और जो मोदी सरकार अब बुरे दिन दिखा रही है। मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा जी, और आज उन्होंने ये बयान को चरितार्थ कर दिया। तेल, गैस, सब्जी, डीजल, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। पिछले 12 दिनों में 9 रुपए से 10 रुपए तक दाम बढ़े हैं और प्रतिदिन 80-80 पैसा करके बढ़ाकर सरकार जो है जनता को लूटने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी जी ने कहा था ना कि अब चुनाव जो है 80-20 होने जा रहा है, तो उनके कहने का मतलब ना आज समझ में आ रहा है कि 80-80 रुपए करके रोज बढ़ाएंगे, जब तक जनता की कमर ना टूट जाए। और मैं एक बार जो है अपने भाजपा के प्रवक्ता को ये भी याद दिला देती हूँ कि 2014 में जो है मोदी जी ने क्या कहा था। मैं दोबारा रिमाइंड करा देती हूँ इनको कि जब सत्ता में आए थे तो महंगाई के मुद्दे को लेके आए थे और उनके शब्दों को बता देती हूँ कि इस प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब जनता क्या खाएगी। और ये उन्होंने कहा कि जो है आज मैं नरेंद्र मोदी जी से भी कहती हूँ कि वो महंगाई का माँ तक बोलने को तैयार नहीं है और गरीब मरे तो मरे, वो उसका नसीब। बच्चा रात भर रोता है, चूल्हा नहीं जलता है, माँ आंसू पी पी कर सोती है और देश के नेता गरीब जनता पर जुल्म ढा रहे हैं, गरीब की सुनने को तैयार नहीं है। तो यही कह के मोदी जी ने वोट मांगे थे और आज वो जनता के साथ क्या कर रहे हैं, बद से बदतर दिन दिखाती है जनता को। और उत्तराखंड में जो है 2 साल के बाद अब यात्रा खुली है, उसमें भी इस तरह के दाम बढ़ाकर, जिस तरह से दाम बढ़ा दिए हैं पेट्रोल डीजल के, कहाँ से यात्री आएंगे और कहाँ से जो है यहाँ के ट्रेवल्स व्यवसाय कैसे चल पाएगा उत्तराखंड का, जो कि सिर्फ और सिर्फ यात्रियों पर निर्भर करता है। तो इस तरह से जिस तरह से कमर तोड़ के रखती है महंगाई से, आज मोदी जी क्यों नहीं माँ बोल रहे हैं? ठीक है, महंगाई के नाम पर मोदी जी आज क्यों माँ नहीं बोल पा रहे हैं? क्यों जनता को इतना लूटा जा रहा है, जनता को क्यों मारा जा रहा है कि आत्महत्या करने पर लोग मजबूर हो गए हैं? सत्यवीर जी, ये 4 धाम की यात्रा और महंगाई पे बात कर रहे हैं। मैंने पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ, अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिससे जनता हाहाकार मचाएगी, क्योंकि उनके अंदर इतने खेमे बन चुके हैं कि वहाँ ये लड़ाई है कि कौन प्रदेश अध्यक्ष अपना नेता प्रतिपक्ष बने। आप देखिए विधान सभा का एक सत्र चला गया जो महत्वपूर्ण सत्र होता है, जिसमें कि सरकार आने के बाद नेता प्रतिपक्ष हो उसमें, और किस प्रकार से आगे सरकार अगले 5 साल जाने वाली है। और राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ तब भी इन्होंने क्या स्थिति करी, तब भी उनके अभिभाषण का उन्होंने बॉयकॉट किया। तो इनके पास महंगाई केवल एक ऐसा मुद्दा है जो इससे पहले भी जनता ने नकार दिया, क्योंकि जनता के सामने उन्होंने पूरे 5 साल में महंगाई करते रहे, मगर जनता ने इस प्रकार से इनको नकार दिया। इनको फिर भी ये समझ नहीं आ रहा। मैं फिर भी इनको कहता हूँ कि जल्द से जल्द आइए, जनता के हितों पे बात करिए। महंगाई का अगर कोई ऐसी दिक्कतें आएगी तो मुद्दे क्या होते हैं? चलिए आप बताइए सर, जनता के हितों के मुद्दे क्या होते हैं? ये कि कांग्रेस पार्टी में नेता प्रतिपक्ष है या नहीं है? जनता के मुद्दे ये होते हैं कि उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमने पिछले 5 साल में जिस प्रकार से अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत ऐसे परिवारों को लाभ दिया है जिन्हें किसी कारणवश अपने जमीनों को बेच देना पड़ता था, अपने घर के कुछ सामान बेच देना पड़ता। ऐसा है सत्यवीर जी, अच्छा खाएंगे ना तो वैसे ही लोग बीमार नहीं होंगे, इम्यून सिस्टम उनका ठीक रहेगा। जब थाली में से चीजें गायब होने लगेंगी तो इम्यूनिटी सिस्टम वैसे ही काम करना बंद हो जाएगा, उसके बाद आप अपनी आयुष्मान योजना चला लीजिएगा। सर आप बात ही नहीं समझ रहे हैं, आप तो बिल्कुल इस रट पर आ गए हैं कि नहीं महंगाई नाम की कोई चीज ही नहीं है। 300 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा है सर नींबू, और सबसे सस्ती दाल सर आज उसने भी जीना आराम किया हुआ है, वो भी नहीं मिल रही है लोगों को। और आप बात कर रहे हैं कि नहीं कोई महंगाई नहीं है, सब कुछ ठीक है। पता नहीं कौन सा सब चंगा सी वाला चश्मा लगाकर आप लोग बैठे होते हैं जब आपको सब कुछ अच्छा दिखाई देता रहता है। सूरज जी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है, बताइए। देखिए पल्लवी जी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के मद में मदमस्त है और सत्ता के बाद इनको इतना अहम हो गया है कि इनको जनता की पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है और
मैं समझता हूँ कि इस देश और प्रदेश की जनता ही दोषी है कि जिन्होंने इतनी महंगाई होने के बावजूद, बेरोजगारी होने के बावजूद इनको सत्ता सौंप दी और आज ये मतलब बेशर्मी से कह रहे हैं कि महंगाई कुछ है ही नहीं। और अगर महंगाई होती तो प्रदेश की जनता इनको सत्ता ना सौंपती। तो ये तर्क लेके बैठते हैं। और अब ये तो उत्तराखंड की जनता ही बताएगी कि जिस जनता ने इनको सर आंखों पे बिठाया, 45 सीटें दे दी इतनी महंगाई के बाद, इतनी बेरोजगारी के बाद, इतने भ्रष्टाचार के बाद, तो निश्चित तौर पर इनका निरंकुश होना आवश्यक है। और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पा रही, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पा रही है। इनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि ये थोड़ा सी अगर पीछे अपने बैकग्राउंड में देखेंगे तो एक समय ऐसा था कि जब उत्तराखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की कमी थी और एक ही व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष भी बनाया और प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया। तो ये कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष बनाना, प्रदेश अध्यक्ष बनाना ये जनता के मुद्दे हैं। अरे भैया, ये मुद्दे तो पार्टी के संगठनात्मक मुद्दे हैं, ये होता रहेगा। पर जनता को ज्वलंत जो समस्याएं हैं, नींबू जो है, ज्वलंत समस्याओं पर आप भी तो ध्यान आकर्षित नहीं कर पाए ना सर जनता का। अब आप चलिए प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप विपक्ष में आप अपनी भूमिका निभाइए। समय रहते लोगों का ध्यान आकर्षित क्यों नहीं कर पाए इन समस्याओं पर? आप अपनी बात पुरजोर तरीके से पहुंचा ही नहीं पाए और लोग आ गए। देखिए किस तरह के बहकावे में, झांसे में, जो भी आप कहना चाहें। पल्लवी जी, हमने अपना धर्म निभाया, हमने सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम किया। परंतु जब चुनाव हुआ तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक कार्ड खेल करके, लोगों की भावनाओं का शोषण करके, लोगों को भ्रमित करके वोट ले लिया। और ज्यादा अंतर नहीं, ये थोड़ी परसेंट का अंतर था कि जो 100% जनता ने इनको स्वीकार नहीं किया। अगर 100% जनता इनको स्वीकार कर लेती है, ये फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाते, 7% वोट ले लेते ये, तो कई बात हो सकती थी। परंतु जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का सत्ता पाने के बाद रवैया है, आज आप देखिए कि नींबू जो है, गरीब आदमी गर्मियों में गर्मी से बचने के लिए नींबू पानी पी लेता था, आज वो नींबू 300 रुपए किलो हो गया है। हरी मिर्च जो है 200 रुपए किलो से ऊपर हो गई है। तो ये फिर भी इनको महंगाई नहीं दिख रही है। जो आम खाने पीने की चीजें हैं उनका बुरा हाल है। और मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सभी दाम बढ़े थे जब उपचुनाव हुए थे और हिमाचल प्रदेश की जनता ने इनको सबक सिखाने का काम किया था। उस समय पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्यों कमी की गई है? और जब ये चुनाव हो रहे थे उस समय इन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्यों नहीं बढ़ाई? उस समय क्यों स्थिर रखने का काम किया? तो ये ऐसी पार्टी है जो लोगों को भ्रम में डाल करके, धोखा दे करके सत्ता हथियार लेती है। और आज भारतीय जनता पार्टी का ये सबल रह गया है कि उनको केवल और केवल सत्ता मोह है, बाकी जनता भाड़ में जाए, उनको जनता के सुख दर्द से कोई लेना देना नहीं रह गया। हेमा भंडारी जी, आयुष्मान योजना के बारे में अभी बात कर रहे थे सत्यवीर जी, लेकिन अभी हैरानी की बात यह है कि दवाओं की कीमतें भी बढ़ रही हैं और दवाओं की कीमतें बढ़ने से जो छोटे स्टोर संचालक है वो परेशान हो रहे हैं इस समय काफी ज्यादा। देखिए, आयुष्मान योजना जो चल रही है वो पूरी इनकी जो है पूरी तरह कारागार नहीं है और हॉस्पिटल बहुत सारे ऐसे हैं कि वो आयुष्मान कार्ड को लेने को तैयार नहीं है। और दूसरा, जो एक दवाइयों के स्टोर खोले हुए हैं, मोदी जी के दवाइयों के जो स्टोर खोले हुए हैं, वहाँ पर जो दवाइयाँ महंगी होंगी वो दवाइयाँ वहाँ पर नहीं मिलती हैं। वहाँ पर नॉर्मल सी दवाइयाँ रहती हैं, क्योंकि मैं खुद वहाँ पर एक देखने के लिए गई थी कि वहाँ पर कौन कौन सी दवाइयाँ ये लोग रख रहे हैं। तो ये जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम है, जनता को भ्रमित करने का काम किया गया है। ये सिर्फ वोट बटोरने के टाइम में जनता का जो है बरगला देते हैं, सिर्फ धर्म के मुद्दे पे उनको उलझा के रख देते हैं और भोली भाली जनता इन पे विश्वास करती है और उसके बाद ये जनता की कैसे कमर तोड़ने में लग जाते हैं। तो लगातार इनका यही काम है कि ये जनता के मुद्दों की बात करते हैं और जनता के मुद्दों की बात करके ये जनता को ही लूटने का तोड़ने का काम करते हैं। जिस तरह से आज लाचार है जनता और महंगाई के लिए लगातार हम आवाज उठा रहे हैं, उसके बाद भी इनको कानों में जुएं तक नहीं रेंग रही हैं। क्यों ये सुनने को तैयार नहीं है? क्यों दाम कम नहीं करते हैं?
और उत्तराखंड में तो आप बिजली के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। उत्तराखंड की बिजली है तो उत्तराखंड में बिजली के दाम बढ़ा दिए, यूनिट के दाम बढ़ा दिए। तो ये किसी चीज को कम करने को तैयार नहीं है कि जनता को कहीं से तो राहत मिले। इन्होंने सिर्फ अपनी तिजोरियां भरनी है, और वो भी जनता की मार। पूंजीपतियों पे ये मार नहीं होती है, ये गरीब जनता पे मार होती है, केवल गरीब जनता पे। सत्यवीर जी, आवाज मिल रही है चौहान जी आपको? सत्यवीर चौहान जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सत्यवीर जी तक आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार उनके फोन लाइन पैच करवा लीजिए। सूरज सिंह नेगी जी, आप ही का रुख करना चाहेंगे। अब सर सवाल ये है कि ये जो समस्या है ये प्रदेश व्यापी नहीं है, ये देशव्यापी समस्याएं हैं। अब जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, क्या वहां पर लोग महंगाई से जूझ नहीं रहे हैं? ये तो केंद्र सरकार को देखना है ना कि किस तरीके से महंगाई को कम किया जा सके। देखिए पल्लवी जी, निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार के हाथ में नहीं है महंगाई, ये देश व्यापी समस्या है और केंद्र सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। परंतु प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो केंद्र सरकार पर दबाव बनाए और अपने लोगों को राज्य सरकार जो है क्या राहत दे सकती है उस पर काम करना चाहिए। परंतु जब भारतीय जनता पार्टी के लोग टीवी चैनलों पर बैठ करके जो है महंगाई को सिरे से नकारते हैं तो बड़ा अफसोस होता है कि ये मतलब इनको जनता के सुख से कोई मतलब नहीं है, जनता की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। ये बड़ा आश्चर्यजनक होता है। और तर्क ये दिया जाता है कि अगर महंगाई होती, और क्योंकि कांग्रेस पहले भी महंगाई के मुद्दे को उठाता रहा है, विपक्ष महंगाई के मुद्दे को उठाता रहा है, इनका तर्क ये है कि अगर महंगाई होती तो सरकार सत्ता में न आती। तो ये बड़ा विचित्र कुतर्क को कहूंगा कि आप ये देखिए, केवल महंगाई के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, ये चुनाव में किस प्रकार इन्होंने सांप्रदायिकरण किया चुनाव का, लोगों की भावनाओं को किस प्रकार से भड़काने का काम किया, लोगों को किस तरीके से जो है बरगलाने का काम किया। ये कौन सी भावनाएं भड़काई गई सर? मैं आपसे पूछूं तो उत्तराखंड में कौन सी भावनाएं भड़का दी? उत्तर प्रदेश के लिए तो चलो हम मान भी लेते हैं कि राम मंदिर बड़ा मुद्दा रहा होगा, यहाँ कौन सा मंदिर बन गया जिसकी वजह से लोगों ने हिंदू मुस्लिम में सारी चीजें अपने आप डिवाइड कर ली? पल्लवी जी, आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने, एक पदाधिकारी ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर ली थी। वो मुद्दा भी जुम्मा सर 3-4 दिन ही चला है, उससे ज्यादा नहीं चला है, और चुनाव 3-4 दिन का खेल नहीं होता है। देखिए पल्लवी जी, जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री से लेके, देश के गृह मंत्री से लेके, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके और ये जो आसाम के मुख्यमंत्री तक यहाँ पर आए और उन्होंने केवल एक ही बात कही कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएगी। इस प्रकार से भ्रामक मुद्दे, देखिए मतलब बिना पैर की बात को, बिना वजूद की किसी बात को इस प्रकार से प्रचारित करना और ये सांप्रदायिकरण करना जो है, लोगों में पोलराइजेशन करना, ये घातक है। और आज जो है ये कहते हैं कि हम विकास के दम पे आए हैं और इन्होंने उस समय क्यों नहीं चल के। हम ये कहना चाहते हैं, इनसे पूछना चाहते हैं कि जब हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में और अन्य प्रदेशों में उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव के बाद क्यों इन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए? तब क्या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम कम हो गए थे? और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तो $40-30 प्रति बैरल तक भी जो है कच्चे तेल के दाम हुए, तब इन्होंने तेल के दाम नहीं घटाए। अब कहते हैं, अब तर्क देते हैं कि लड़ाई हो रही है। अरे लड़ाई हो रही है तो सस्ता तेल दे रहा है आपको। तो उसके बावजूद जो है ये इनके ऐसे तर्क हैं कि लोगों को बरगलाने का आज भी जो है लोगों को बरगलाया जा रहा है। हेमा भंडारी जी, आप राजधानी दिल्ली में क्यों नहीं कम कर लेते पेट्रोल डीजल? क्योंकि महंगाई से तो लोग हर जगह परेशान है ना, तो राज्य सरकार अपने स्तर पर कर ले कम, गैस सिलेंडर थोड़ा कम में दे दीजिए। आवाज पहुंच रही है हेमा जी आप तक?
हेमा भंडारी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि राजधानी दिल्ली में क्यों नहीं कम कर लेते आप लोग पेट्रोल डीजल के दाम? पंजाब में थोड़ा कम कर लीजिए, रसोई गैस थोड़ा सा कम दाम आप राजधानी दिल्ली में कर लीजिए, राज्य सरकार अपने स्तर पर लोगों को राहत दे दे। देखिए, राज्य सरकार जो है अपने स्तर पे जो करना है वो जनता के लिए कर रही है। वहाँ कम से कम उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री दी हुई है ताकि गरीब जनता पर और मार ना पड़े। वहाँ पर पानी का बिल नहीं आता है, पानी लोगों को पानी जो है मुफ्त मिल रहा है वहाँ पर लोगों को। तो जितना वहाँ पर कर सकते हैं, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री कर रखी है। लगातार राज्य सरकार जो अपने एंड पे वहाँ पर कर सकती है वो कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार जिस तरह से 2014 में बड़े बड़े वादे करके महंगाई कम करने को लेके ये उस टाइम ये लोग सिलेंडर ले लेके सड़कों पे उतरा करते थे, तो महंगाई कम करने को लेके सत्ता में आई और आज जनता की जिस तरह से कमर तोड़ रही है, जनता को जिस तरह से लूट खसोट करके सिर्फ एक गरीब जनता ही इनके पास लूटने के लिए रह गई है। ठीक है, जनता की बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रही है। और आज बता दूं मैं आपको कि ज्यादातर जो मौतें हो रही हैं, जो आत्महत्या हो रही है, वो सिर्फ गरीबी के कारण, एक तो बेरोजगारी, एक तो 2 साल कोरोना ने इस तरह से ले लिए कि लोगों को बेरोजगार कर दिया। लोगों के पास पैसा नहीं है, बैंक में लोग अपना, बैंकों ने कोई राहत नहीं दी है, किसी भी तरह का कोई टैक्स कम नहीं किया है कि चलो कोरोना काल के चलते जो रह गए उनके टैक्स माफ कर दिए जाए उस पीरियड के। वो लगातार टैक्स ले रहे हैं, जो राहत भी दी है उनको एनपीए कर दिया है उनके खातों को। तो कोई भी किसी तरह की राहत नहीं मिली है, ऊपर से लगातार ये महंगाई की मार। तो अब जो है लोगों के पास और के पास कोई रास्ता नहीं रह जाता। मध्यम परिवार के लोग हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं, वो किसी से मांग नहीं सकते हैं। लेकिन पूंजीपतियों का देखिए करोड़ों करोड़ों रुपया माफ हो रहा है। सत्यवीर चौहान जी, अपनी तिजोरियां भरने में लगी हुई है क्या सरकार? आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है महिला जी, इनको ये बताइए कि उत्तराखंड में डीजल और पेट्रोल के भाव कितने हैं, दिल्ली के अंदर क्या भाव है, और इनकी सरकार अभी नई नवेली सरकार आई है राजस्थान में, वहाँ पे क्या भाव है। दूसरा ये कहना चाहूंगा मैं इनको कि अभी इन्होंने वादा किया था चुनाव में पंजाब सरकार के अंदर, भाई जो हमारी सरकार आएगी तो हम उनको इस तरह के लाभ देंगे, फ्री के इतने पैसे देंगे, उसको देंगे। तो अभी जब इनके पास देने के लिए कुछ नहीं रहा तो केंद्र सरकार को इन्होंने एक चिट्ठी लिख के भेजी है कि हमको ये हमारी एक स्कीम हमने घोषित करी है, ये लोग लुभाव में वादे किए थे, जिस पर हमारी यहाँ सरकार बनी है उसे पूरा करने के लिए हमें पैसा दीजिए। आज इनकी स्थिति ऐसी है। दूसरा, ये पानी की बात कर रहे थे, दिल्ली के अंदर पानी तो मिल नहीं रहा, मगर शराब की इन्होंने फैक्ट्री पूरी दिल्ली को बना दिया है। वहाँ की माताएं बहनें और वहाँ के उनके पिता रो रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ किस प्रकार की दुर्गति हो रही है, उस नशे के जाल में जिनको झोंक दिया है। और कहा पंजाब में जाके नारे लगाते थे कि नशा मुक्त पंजाब बनाएंगे, दिल्ली को तो नहीं बना पाए, दिल्ली को तो मैंने पूरा नशे में डुबो दिया है। दूसरा, आप स्थिति पंजाब में भी अभी कुछ ही दिन हुए हैं पूरी से हो गया। आपने कभी देखा होगा किसान अपना हक मानने के 2-3 दिन पहले अपना हक मानने गए थे, किस प्रकार से उसके ऊपर लाठीचार्ज हुए हैं। आज वहाँ पर आपने देखा होगा कि किस प्रकार घटनाएं घट रही है। हम निरंतर यहाँ पर काम कर रहे हैं, केंद्र में भी रह के और यहाँ पे भी रह के, जिस प्रकार हमने डबल इंजन का वो सरकार दी है और जनता ने इसमें मोहर लगाई है। जनता हमारे ऊपर, हमारे कंधों पे चुनौती है, जिस प्रकार का उन्होंने हमें मैंडेट दिया है, एक प्रचंड मैंडेट दिया है, उसके अनुसार कार्य करने का। आपने देखा होगा जैसे ही हमारी पहली सरकार आई, हमें कॉमन सिविल कोड पे काम करना शुरू कर दिया, हमने बुजुर्गों दिव्यांगों की पेंशन बढ़ा दी। अभी जब आप देखोगे 5 जनवरी को सफाई कर्मचारी जिनको की पर्यावरण मित्र का नाम दिया गया है, अध्यक्ष आए थे, उन्होंने कहा था कि 3 वर्गों में हम सफाई कर्मचारी कार्य करते हैं और एक ही कार्य करते हैं। हमारे साथ एक अन्याय हो रहा है, एक ही कार्य करने के बाद भी हमको अलग अलग वेतनमान दिन का मिलता है। हमने क्या करा, हमने कहा था कि भाई चुनाव अभी आचार संहिता चल रही है, जैसी हमारी सरकार दोबारा आएगी और हम इसको जैसे हम शपथ ग्रहण लेंगे उसके बाद इसको पूर्ण करेंगे। हमने इसको आते ही साथ वो विसंगति दूर करी। हम तो हर कार्य की ओर बढ़। आज आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर भ्रष्टाचार के अगर कहीं से किसी को कोई दिखता है उसके लिए एक ऐप डेवलप करी है, उसके लिए एक नंबर दिया है, सब कुछ दिया। हम तो कार्य करने में लगे हुए, जनता के हितों किस प्रकार से साथ सकते हैं, यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे मजबूत कर सकते हैं। जैसे पिछले 5 सालों में हमने 3 मेडिकल कॉलेज किए, आने वाले समय में और यहाँ पे चिकित्सा के ये काम करेंगे और हमें यहाँ पे बुजुर्गों का किस प्रकार से सम्मान हो। हमने तो यहाँ पर सरकार से हमने नारी सम्मान की बात करी थी। आपने देखा होगा कि विधानसभा में पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में
जो आज दर्ज हो चुका है। हमने एक महिला को अध्यक्षा बनाई है, सैनिक पुत्री बनाई है। यहाँ पे सैनिकों की बात होती है तो उनको सम्मान की बात भी भारतीय जनता पार्टी करती है। हमने सैनिक धाम बनाया तो किसी राजनीतिक दल होने के कारण नहीं बनाया, हमने उनकी भावनाओं के अनुरूप ये कार्य करने का काम किया। हर सैनिक के परिवार से हमने उसको जोड़ा है, वहाँ उनके घर से मिट्टी लाई है और उसको सैन्य धाम में स्थापित किया है। आपने देखा होगा कि जब वहाँ पर राजनाथ जी आए थे तो कितने वीर नारियां और वहाँ पर जो सैनिक परिवार से जुड़े हुए लोग आए थे। हम तो उत्तराखंड के मान सम्मान को बढ़ाने में दिन प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। आए दिन जो हमें करना होगा वो करेंगे। अभी हमारे सामने चुनौती है चारधाम यात्रा की। हम चारधाम यात्रा को किस प्रकार से सुचारू बना पाए, उत्तराखंड में जो अतिथि देव भव की जो परंपरा रही है उसको किस प्रकार से पूर्ण कर पाए, और आने वाले समय पे जिस प्रकार से चारधाम यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड बनी है वहाँ पे हमारे नौजवानों ने चौहान जी, ये महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी, ये आपके लिए कौन से नंबर पर आते हैं प्राथमिकताओं में? बिल्कुल अंत में देखो, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि ये केवल ये मुझे केवल कांग्रेस से और हमारे विरोधी दल से उठाए गए थे। पूरे 5 साल उन्होंने जोर शोर से उठाए और हमने भी कहा कि हमारे खिलाफ जो मुद्दे उठाने आपको जोर शोर से उठाओ। हम किसी तरीके से लोकतंत्र में किसी को मुद्दे उठाने के लिए रोकेंगे नहीं, मगर अंततः ये लोकतंत्र में जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं होती है। उन्होंने 10 मार्च को ये सिद्ध कर दिया है कि उत्तराखंड को कौन मजबूत और सशक्त बना सकता है और कौन यहाँ के नौजवानों को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के बुजुर्गों को कौन की सुरक्षा प्रदान कर सकता है। आपने देखा होगा पिछले 5-1 सालों में किसी भी वर्ग या वर्ण से ऐसी आवाज नहीं आई है कि भी हमारे इन्होंने तुष्टीकरण का कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे कि इनको नुकसान हो, वो उनको नुकसान हुआ। अगर कोविड के काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अनाज देने का कार्य किया, तो ऐसा कौन सा परिवार था जिसको हमने नहीं दिया? जिसको आवश्यकता थी हमने उसको पहुंचाया। हमने यहाँ विश्व ने हमारे जो कार्य किए कोविड के काल में उसको माना। और आज जो स्थिति पनप रही है कि दूसरे देशों में कि भाई ये स्थिति, जैसे श्रीलंका में आपातकाल आ गया है, अफगानिस्तान में ये स्थिति हो गई, पाकिस्तान में सरकार गिर गई है, नेपाल में आज ही अखबारों में आया है, उस प्रकार की स्थिति भारत में उत्पन्न नहीं हुई। इसीलिए हमारी आप लोगों का ये ठीक है, ऐसे देशों के एग्जाम्पल देते हैं जहां पर हालात खराब हो। आप बिल्कुल एग्जाम्पल नहीं देंगे चीन का, आप बिल्कुल एग्जाम्पल नहीं देंगे अमेरिका का, आप बिल्कुल एग्जाम्पल नहीं देंगे ब्रिटेन का, आप कहीं से भी जापान का नाम नहीं लेंगे। ये नाम लीजिए ना, इनकी टेक्नोलॉजी देखिए, इनकी अर्थव्यवस्था देखिए, इनकी सारी व्यवस्थाएं देखिए, ये बताइए ना सर। वो नहीं बताएंगे। आप खुद को कंपेयर ही पाकिस्तान से करते हैं। आप ये देख लीजिए, स्थिति देखिए कि हमें कंपैरिजन पाकिस्तान के अलावा और किसी से नहीं करना। अरे आपने टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। जब हमारी सरकार केंद्र में आई उस समय भारत अर्थव्यवस्था का भी मैंने अभी बोला, उस पर भी बोलिएगा जरा। आप मुझे, मैं बोलूंगा। जब यहाँ पर हमारी सरकार 2014 में केंद्र में आई मोदी जी के नेतृत्व में, तब केवल भारत के अंदर मात्र 2 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी मोबाइल बनाने की। आज 104 है और ये डेटा और बढ़ गया होगा। अभी मैं आपको ये पिछले साल का डेटा बता रहा हूँ। तो ये प्रगति टेक्नोलॉजी में किया। दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा, भारत के अंदर रिकॉर्ड बनाया है कि हमने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। हमारी टेक्नोलॉजी के आज एक मिनट थोड़ा करना चाहूंगा ना, आधी अधूरी जानकारी मैं आपको नहीं देने दूंगी सर, आधी अधूरी जानकारी मैं आपको नहीं देने दूंगी। रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है ये भी बताइए। फिर आप जो ये पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इतनी लगा दी, तो पूरी जानकारी दीजिए कि हम आधा सामान कहाँ से मंगा रहे हैं। अरे मेरी बात सुन लीजिए। हमारे पड़ोसी देशों या अन्य देशों से संबंध बने होते हैं कि किस प्रकार का हम कार्य करेंगे, कौन सा रॉ मटेरियल यहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ से यहाँ आएगा। ये तो कोई बड़ा विषय नहीं है, ये तो होता है, राज्य सरकार में होता है और आने वाले समय में भी ऐसा होगा। भाई जिस चीज की यहाँ ज्यादा, यहाँ मान लो न्यूक्लियर नहीं है उतना, या थोरियम ज्यादा है, विश्व का 99 केरल में, अगर किसी देश को चाहिए तो हम देंगे उनको। जब उनके पास नहीं है, न्यूक्लियर हमारे पास कम मात्रा में है, तो हम दूसरे देशों से ऑब्वियसली लाएंगे, ऑस्ट्रेलिया से उसका करेंगे, निर्यात करेंगे हम उसका। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। मगर बात आती है कि भाई पॉलिसी किसकी अच्छी है। अब 2014 से पहले देख लीजिए और यहाँ उत्तराखंड में देख लीजिए, जब उत्तराखंड में हरीश रावत के समय पे राष्ट्रपति शासन लगा, हमारी सरकार में ये देख लीजिए एक भी भ्रष्टाचार का आरोप किसी मंत्री पर नहीं लगा है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, उत्तराखंड का दुर्भाग्य था जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, इस प्रकार के ऑडियो और वीडियो आते थे कि भाई तू भी खा मैं भी खाऊं। तो इस हमारे उत्तराखंड को शर्मसार करने का कार्य किया। हमने एक भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे हमारा उत्तराखंड का मान सम्मान और सम्मान।
हम तो उत्तराखंड को जितना सशक्त और मजबूत बना सकते हैं उस पर लगे हुए हैं, दिन रात कार्य करने में लगे हुए हैं। अगर हमें कहीं से सुझाव भी आते हैं, हम उन सुझाव को भी सुनने के लिए तैयार हैं और उससे बिना निडरता के काम करने को तैयार है। अब ये नहीं है कि हमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं है कि हम दोबारा सत्ता में आए 10 साल करने का 10 साल हम राज करेंगे यहाँ पे। हमें हमारी पार्टी और संगठन कभी भी इस प्रकार के हमें अहंकार करना नहीं सिखाती है। वो यही सिखाती है कि जो कार्य हमको जनता ने सौंपा है उस कार्य को किस प्रकार से सही ढंग से कर सके और आने वाले समय में उत्तराखंड नंबर 1 राज्य कैसे बने, हम उस और अग्रसर है। आने वाले समय में ये आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास इस समय ये है कि चारधाम यात्रा को किस प्रकार से हम सही ढंग से पूर्ण कर पाए। हमने तो चारधाम यात्रा का आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से मोदी जी जब बात करते हैं कि भाई यहाँ पे आर्थिक रूप से यहाँ के नौजवानों को कैसे मजबूत किया जाए, अपनी बड़ी बड़ी जनसभाओं में कहते हैं कि यहाँ का पानी और यहाँ की जवानी कैसे काम आए। उसी का परिणाम है कि माननीय गडकरी जी ने यहाँ पर चारधाम रोडों का इस प्रकार का जाल फैलाया है जो कि विश्व के मानकों पर मानक पूरे करता है और विश्व के लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब की यात्रा करना बड़ा दुर्लभ है। हमने वहाँ के लिए भी रोपवे दिए हैं। हमें तो हर तरह से उत्तराखंड के किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए और किस प्रकार से मजबूत किया जाए उस वक्त बढ़ चुके हैं। हमारी पिछली सरकार में जब आप देखे होंगे एक डेटा रिलीज हुआ था, केवल 7% ऐसा एरिया था जहां पर जल से नल पहुंचता था। आज की डेट में 47% तक पहुंच चुका है। आने वाले समय में कुछ ही समय में हम इसको पूर्ण करेंगे जिससे कि यहाँ की जो नारियों को दूर दूर तक जैसे दुर्गम क्षेत्रों में रहती है, पहाड़ों में, वहाँ पर बड़ी भौगोलिक दृष्टि के कारण दिक्कतें होती है, खासकर बरसात के टाइम पे दिक्कतें होती है, तो उनको घर पे ही पानी मिल पाएगा। और मीडिया के कैमरों से कुछ नहीं बचता है। मीडिया निरंतर धरातल पर देख रही है और हमारे जन विकास के कार्य को पहुंचा रही है। आने वाले समय में हम मीडिया का और सार्थक रूप चाहेंगे। सत्यवीर जी, आपने एक बात कही कि अगर हमारे लिए कोई सुझाव आएंगे तो हम तो सुझाव लेने के लिए भी तैयार है, मानने के लिए भी तैयार है। आपने इतनी देर में एक बार भी इस बात के लिए अग्री नहीं किया सर कि हाँ महंगाई बढ़ी है, चाहे थोड़ी ही बढ़ी हो लेकिन बढ़ी है और लोगों को परेशानी हो रही है। आप क्या सुझाव लेंगे सर? आप वाकई में जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उन पर तो अभी ध्यान देने के लिए और उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं है। मुझे तो इस बात की हैरानी हो रही है। आपको 300 रुपए किलो का नींबू कुछ नींबू ही नहीं लग रहा है सर। आपको 25 रुपए किलो के प्याज कुछ प्याज ही नहीं लग रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं लग रहा है। आपको दालें जो 80 रुपए 125 रुपए पे पहुंच गई है, सरसों का तेल कितना सस्ता होता था वो कहाँ पहुंच गया है, रिफाइंड सर 160 180 पे मिल रहा है। ये आपको कुछ लग ही नहीं रहा है, आपके लिए बड़ा नॉर्मल सा है। गरीबों को आप मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, अमीर तो अपने आप कमाई ले रहे, बेचारा मिडिल क्लास कहाँ जाए, उसको क्या मिल रहा है? वो ना तो लाइनों में लेके अपने लिए राशन ले सकता है और अमीरी के सपने तो पता नहीं उसके लिए सपने ही रह जाएंगे। तो ये चीजें आपको समझ में ही नहीं आ रही हैं, तो आपको कौन सुझाव देगा और आप कैसे सुझावों को मानेंगे? कार्य कर रहे हैं और जब भी हमें इस और निरंतर हमारी सरकार संवेदनशील है और इस पर कार्य कर रही है। आज जिस प्रकार की स्थिति भी पैदा होगी हम उससे निपटने के तैयार है। जब हम कोविड जैसी स्थिति से निपट सकते हैं तो इस प्रकार की छोटी छोटी अगर दिक्कतें आती है तो हमारे लिए ये ज्यादा वो संगतशील स्थिति में नहीं होगा। और दूसरी बात रही है कि भाई हमने जब पिछले 5 सालों में कोविड में यहाँ पर इन्होंने हाहाकार मचाया था कि भी उत्तराखंड बर्बाद हो जाएगा, राष्ट्र बर्बाद हो जाएगा, इस तरीके के, तब भी हमने बड़े संतुलित होकर कार्य किया और मीडिया का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने उस समय बहुत अच्छा कार्य हमारे साथ रह के किया। जिस प्रकार से इन्होंने हमारे कार्य को दिखाया, वास्तव में अगर मीडिया उस तरह का कार्य ना दिखाती तो हो भी सकता था कि हाहाकार मचती। जिस प्रकार से इन्होंने एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज कर लिया था, जिस प्रकार आज सोनिया गांधी अभी भी कुछ जो भी सत्र चला केंद्र में, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया की बात कर रही थी। जो टूल किट उन्होंने इजाद किया था जिसके माध्यम से उन्होंने नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का एक पूरा सार्थक प्रयास किया, मगर मीडिया ने जब इसको अपने पर्दे पे उतारा तो वो बिल्कुल एकदम फेल हो गए और जिसकी का परिणाम है कि आज 4 राज्यों में कांग्रेस लापता हो गई। इन्होंने अनेक प्रयास किए कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा इस राज्य में ना पाए, जिस प्रकार के इसने मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे स्कूल से छोड़े, मगर हम तो ये कहते हैं कि हम किसी का तुष्टीकरण नहीं करेंगे और आने वाले समय में हम अनेक स्तर पर राहत देने का कार्य करेंगे। सूरज सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको? नेगी साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? सूरज जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। हेमा भंडारी जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी बिल्कुल मिल रही है मैम। बताइए हेमा भंडारी जी, अभी आप बात सुन रही होंगे चौहान जी की। चौहान जी की बहुत लंबी चौड़ी बड़े बड़े विकास की बातें सुनते सुनते मैं
ये सुनना चाह रही थी कि महंगाई का माँ कब बोलेंगे। मैं ये सुनने की कोशिश कर रही थी कि अब ये माँ बोलेंगे, अब ये माँ बोलेंगे, पर इन्होंने तो पूरे अपने भाषणों में जो है एक महंगाई का माँ नहीं बोला। तो और घुमाने की बात कर रहे हैं, इधर से उधर बातों को घुमा रहे हैं, लेकिन जो महंगाई के लिए आज हम बैठे हैं, आज डिबेट में जो महंगाई की बात चल रही है उस महंगाई पर माँ नहीं बोल पा रहे हैं ये। और कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं किया इनके मंत्रियों ने, इनके नेताओं ने, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। अरे अभी हमने परसों ही सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया है। कोरोना काल चल रहा था, यहाँ पर कुंभ चल रहा था। कुंभ तो सिर्फ नाम मात्र का हुआ था, लेकिन उस नाम मात्र के कुंभ में घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले। पहले कोरोना टेस्टिंग घोटाला निकला, वहाँ पर कितने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया। तब किसकी सरकार थी? तब भी तो इन्हीं की सरकार थी। और उसके बाद लगातार वहाँ चाहे चौराहों का सौंदर्यीकरण का घोटाला हो या कृत्रिम घास का घोटाला हो, और अभी जब खुल के आया है घोटाला कि पहली बार नगर पालिका का गठन हुआ था और इनके जो चेयरमैन हैं नकली जो है सफाई कर्मचारियों के नाम पर जो है 1.5 करोड़ रुपए दिखा दिए गए हैं, तो उसे घोटाला नहीं कहेंगे। ये वो घोटाला नहीं होता कि तुम जो है फर्जी तरीके से वो कर रहे हो। अभी हम उसकी जांच की मांग की है कि मुख्यमंत्री जी उस पर क्या एक्शन लेते हैं। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं ऐसे घोटालेबाजों पे? ना SIT का गठन कर रहे हैं, और ऊपर से ये कहते हैं कि हमारे मंत्री, हमारे नेता, कोई हमारे भ्रष्टाचार नहीं है। सारे भ्रष्टाचार तो इन्हीं की सरकार में होते हैं, सारे भ्रष्टाचारी तो इन्हीं की सरकार में है। और ये अपने बड़े बड़े जो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं हमारी सरकार में इतना विकास होगा। 2014 से लगातार ये विकास ही तो हो रहा है। विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है, ये तो इनको भी दिखाई दे रहा है। इस तरह से महंगाई से इन्होंने जनता को जो है बुरी तरह से वो कर रखा है कि लोग बागों पे ऊपर जो महंगाई की मार है, एक तरफ कहते थे कि हाँ महंगाई की मार गृहिणियों पे आप पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आपके लिए भी पूछा है कि पंजाब में जो इतने बड़े बड़े वादे आप लोगों ने कर दिए वो कब तक पूरे हो रहे हैं। महिलाओं के खाते में उनको आर्थिक सहायता देना हो, फ्री आपने गैस सिलेंडर का वादा कर दिया, ये कब पूरे करेंगे? पल्लवी जी बीच में इनकी आवाज नहीं आई थी, लेकिन जो भी ये बात कर रहे थे पंजाब की, वो मैंने शब्द सुने थे कि पंजाब सरकार घाटे में है, तो अगर केंद्र सरकार से उस घाटे को पूरा करने के लिए उनको तो समय दिया जाएगा ना। इन लोगों ने तो अपने पिछले कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बदले थे। अब क्या मुख्यमंत्री हमें पंजाब में आए हुए अभी दिन कितने हुए, और अभी हमें समय तो दिया जाएगा ना। हमने सरप्लस में लाने की बात करी है। चंडीगढ़ जाने के लिए आपको समय नहीं चाहिए था? चंडीगढ़ आपको तुरंत चाहिए, वो हमें एकदम से मिल जाए। बिल्कुल हमें देखिए, हर सरकार को समय चाहिए होता है। ना आपकी प्रायोरिटी में चंडीगढ़ था ही नहीं मैम। आप लोगों की प्रायोरिटी में पंजाब में चंडीगढ़ था ही नहीं, ना ही आपके घोषणा पत्र में था। प्रायोरिटी में बहुत कुछ चीजें थी जो अब उनमें से एक भी काम नहीं हो रहा है। अब शुरू होगा मैम, काम अब शुरू होगा, क्योंकि सरकार आए हुए अभी दिन कितने हुए। अभी हम आप देखिए तो पंजाब को दिखा के ही हमारा पूरे इंडिया में हम पंजाब को मॉडल बना के दिखाएंगे। ये भी हमारा वादा है कि पंजाब को ही देख के हम पूरे स्टेट में दिखाएंगे। दिल्ली में ये लोग हमें काम नहीं, हमारी फाइलें रोक देते हैं, हमें काम नहीं करने देते हैं। केंद्र सरकार के पास फाइलें पड़ी रहती है, लेकिन एक पंजाब हमारे पास ऐसा है जिसे हम करके दिखाएंगे। उसके लिए भी आपने अभी बोल ही दिया कि पंजाब घाटे में चल रहा है, तो घाटे से उबारने के लिए केंद्र से मदद और बजट तो चाहिए। अब आप कह दीजिएगा बजट नहीं दे रहा केंद्र में, हम क्या करें? केंद्र सरकार से तो सभी राज्यों को मदद मिलती है, क्यों उत्तराखंड को नहीं मिलती? नहीं, ये एक नया अभी आप लोगों ने अभी से एक्सक्यूज तैयार कर लिया है कि आने वाले वक्त में कह देंगे कि अब केंद्र सरकार से हमें आर्थिक मदद नहीं मिल रही है। इनके अंदर अगर हिम्मत होती तो ये यहाँ पर उत्तराखंड की दूसरी उत्तराखंड में बन रही है, ये यूनिट कम करते। उनमें तो नहीं है हिम्मत। मैं तो कितने सवाल पूछ चुकी हूँ चौहान जी से, अब मैं आपसे भी तो पूछ लूँ, क्योंकि 2 राज्यों में आपकी भी सरकार है, उनसे तो मैंने कितने सवाल कर दिए। वो तो लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि होगा आने वाले वक्त में सब होगा। इन्होंने एक भी नहीं दिया। इन्होंने क्या होगा 2014 से क्या महंगाई कम हुई है, ये मुझे बता दें। क्या चीज, किस चीज में इन्होंने महंगाई कम करी है? ये एक बता दें मुझे कि हाँ यहाँ पर हमने महंगाई कम कर दी है, यहाँ पर हमने जनता को राहत दे दी है। चौहान जी कहा कि केंद्र से बजट, और दूसरा ये जब इनकी पंजाब में सरकार बनी तो उससे पहले इन्होंने चुनावी रैलियों में कहा था कि सरकार बनते ही हम ये कार्य करेंगे, इतने दिन के अंदर करेंगे। आज बनके इनकी सरकार को 1 महीना होने वाला। दूसरा ये हमें बोलते थे कि इनका मुख्यमंत्री कब शपथ लेगा। हमारा मुख्यमंत्री शपथ भी ले लिया है, उनका मुख्यमंत्री शपथ भी ले लिया है, और लाठीचार्ज भी हो गया है। और आए दिन वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से नौजवानों की हत्याएं हो रही है।
और दूसरा ये ऐसी को अभी 4 राज्यों में सरकारें बनी है हमारी और 5 राज्य पंजाब 21 राज्य ने केंद्र सरकार पास जाके ये बोला कि हमें बजट चाहिए अभी से। और बजट भी किसके लिए चाहिए? जो हमने घोषणाएं करी है। अरे जब तुमने घोषणाएं करी है तो पंजाब में कुछ ऐसे कार्य करो जो इस बजट के माध्यम से आप उनकी ये पूरे कर सको कार्य है। उस समय तो बताया नहीं, मगर अब इनकी जनता इनको नौकरी चालू हो गई है तो अब ये उसका सारा का सारा अब हमारे ऊपर डालना चाहते हैं कि भाई अब केंद्र सरकार करेगी। अरे राज्य सरकार तो कुछ करेगी, सुरक्षा की व्यवस्था कौन देगी? राज्य सरकार देगी। अब सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो आने वाले समय में ये कार्य कैसे करेंगे? और दिल्ली के अंदर तो आपने देखा ही होगा जिस प्रकार से इन्होंने दंगा करा। आने वाले समय में आपको मैं अवगत देना चाहता हूँ, इसको नोट करके देखिए। पंजाब में भी उसी प्रकार की चलेंगे। पंजाब शांति को भंग करने का ये निश्चित कार्य करेंगे। और देख रहे होंगे दिल्ली के अंदर इन्होंने कहा था कि पानी देंगे, पानी तो दे नहीं पाए। शराब के उसमें मत दिया और वहाँ पे जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उसको अपने चमकाने भी कर रहे हैं। बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं, बड़े बड़े दे रहे हैं। चलो वापस लौट आते हैं, महंगाई पर लौट आते हैं। एक दूसरे पर छीटाकशी का कोई फायदा नहीं, आम जनता का मुद्दा है महंगाई, इसी पर बात कर लेते हैं। एक बार फिर से सूरज सिंह नेगी जी हमारे साथ जुड़ गए। अब नेगी साहब, बात ऐसी है कि आने वाले समय में कुछ और राज्यों में भी चुनाव है। उम्मीद करती हूँ कि अब आप ये मुद्दा लोगों तक पहुंचा पाए। और मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी था, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जब उत्तराखंड में आकर गैस सिलेंडर कम दाम में देने का वादा कर सकते हैं तो अपने राज्य में क्यों उपलब्ध नहीं करा पा रहे? नहीं, देखिए पल्लवी जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आकर के देखिए, हर राज्य का अपना अपना एजेंडा होता है, हर राज्य सरकार कहाँ पर क्या दे सकती है। तो हमने उत्तराखंड की जनता से वायदा किया था कि सत्ता में आने के बाद 500 रुपए से ऊपर सिलेंडर की कीमतें नहीं होने देंगे, उससे हम सब्सिडी देने का काम करेंगे। तो अब ये झारखंड की सरकार क्या दे रही है वो झारखंड के स्तर पर है, परंतु छत्तीसगढ़ की बात कर रही हूँ सर मैं। झारखंड में तो आप पूर्ण रूप से हैं भी नहीं, आप गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में जान रही हूँ जी। छत्तीसगढ़ में जो है, जो सरकार वहाँ पर दे रही है वो दे ही रही है, परंतु उत्तराखंड की जनता के लिए किए थे और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में किए थे, जो उसका छत्तीसगढ़ से कोई लेना देना नहीं है। परंतु जहाँ तक महंगाई का सवाल है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र प्रवक्ता जो है अपनी सरकार की बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त गिरा रहे हैं विकास कार्यों की, और विकास कार्य इनका कहीं दिखाई देता नहीं है। जो अगर आज के समय में सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि सत्ता में बैठे हुए लोग जब जनता की आवाज को नहीं सुनने का काम करेंगे, विपक्ष का काम जनता की आवाज को उठाना होता है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, परंतु जब ये एक सिरे से ही किसी मुद्दे को नकार देंगे, एक समय में महंगाई इनके लिए डायन होती थी और आज इनके लिए क्या है वो महंगाई, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे कि वो आज भी कोई डायन है या मम्मी है या आंटी है, क्या है, कुछ उसके बारे में बात नहीं करेंगे। और जब तक ये सुनने को राजी नहीं होंगे सत्ता में बैठे लोग, तो कैसे उसका समाधान होगा? जनता त्राहिमाम कर रही है, परंतु ये सत्ता के मद में चूर होकर के अहंकार इनके सिर पर चढ़कर बोल रहा है और कहीं भी महंगाई दिखाई नहीं दे रही है। तो निश्चित तौर पर विपक्ष अपना काम करेगा, जनता भी सड़कों पर उतरने का काम करेगी और निश्चित तौर पर आने वाले समय में जब क्योंकि प्रजातंत्र मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ नेगी जी क्योंकि विपक्ष में आप ही बैठे हैं। अब आने वाले जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर भी आप विपक्ष में हैं, तो अब तो कीजिए कुछ, लोगों की आंखों पर से पट्टी हटाइए सर। देखिए पल्लवी जी, हमने कहा ना कि हम ये अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस जो है लंबे समय से चिल्ला रही थी, लंबे समय से सड़क पर आंदोलन कर रही थी कि महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, परंतु प्रदेश की जनता ने क्या कांग्रेस के बात को नहीं सुना? इसका मतलब जो है प्रदेश में महंगाई थी नहीं, बेरोजगारी है नहीं, भ्रष्टाचार है नहीं। तो अब ये इन्हीं के मुंह से ये शब्द निकल रहे हैं, परंतु पूरी दुनिया जानती है कि त्रिवेंद्र जी का जो स्थिति है उससे जो है
अभी तक कुछ निर्णय नहीं आया है। ये चार धाम में जो है वो नहीं, कुंभ मेला में जो टेस्टिंग घोटाला हुआ था वो सबके सामने है। तमाम जो है भ्रष्टाचार की भी एक लंबी फेहरिस्त है, और ये उस चीज को नकार के जाते हैं। अब भ्रष्टाचार को तो नकारेंगे, ये कहेंगे कहाँ कि हम लोग भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचारी अगर इन्होंने अपना अपराध जो किया है उसका बोझ इनको हो जाए तो फिर तो ये तो महान हो जाए, परंतु ये कहेंगे नहीं उसको। ये जनता के जो मुद्दे हैं, आज सबसे बड़ी पीड़ा की बात यह है कि जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही है हर मोर्चे पर। कोई भी ऐसी चीज नहीं है, हम एक नींबू की बात करें कि नींबू ही महंगा है तो चलो कोई बात नहीं, उसका विकल्प को ढूंढ लेंगे, पर यहाँ तो खाने पीने से लेके मकान बनाने की सामग्री से लेके सीमेंट से लेके ईंट से लेके बजरी से लेके सरिया से लेके हर चीज महंगा हो गया है। तो जनता जाए तो जाए कहाँ? और शासन वर्ग देश का जो है इतना 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी महंगाई को इतना बड़ा मुद्दा बनाने में सफल हो गई थी, तो विपक्ष के सामने क्या चुनौतियां हैं? विपक्ष इस मुद्दे को मुद्दा ही नहीं बना पा रहा है। लोगों को महसूस ही नहीं हो रहा है कि वाकई में हम क्या परेशानियां झेल रहे हैं। निश्चित तौर पर पल्लवी जी, जब हम महंगाई को मुद्दा बनाते, महंगाई मुद्दा है बना, हम क्या बनाएंगे वो तो है, परंतु भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दौरान इस प्रकार के स्लोगन लेकर आ जाती है, इस प्रकार से लोगों को जो है महंगाई की वो सारी बातें बुला देती है। और ये चुनाव से पहले कुछ करते भी तो हैं। चुनाव से पहले आपने देखा होगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने का काम किया गया, महंगाई को निश्चित करने का काम किया गया उस दौरान। अब चुनाव होते ही एकदम से आग लगी है, और ये 1-2-3 महीने इन्होंने तो जनता को थोड़ा सी रिलीफ देने का काम किया था, उसको सूद ब्याज से वसूलने का ये काम कर रहे हैं। तो अब देश की जनता को समझना पड़ेगा कि ये जो लोग हैं ये बहुरूपिया हैं, ये सत्ता में आने के लिए कौन कौन से स्लोगन लाएंगे, क्या क्या करेंगे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। उस समय महंगाई मुद्दा नहीं होता इनके लिए, बेरोजगारी पे ये बात नहीं करते। तमाम जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, जो शासन सत्ता का काम है। यानी कि विपक्ष को बेहतर स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत है। अभी आप लोग ढूंढिए सर, अभी से सर्च ऑपरेशन चला दीजिए, क्योंकि अभी आने वाले कुछ राज्यों में भी चुनाव है। तो बेहतर स्क्रिप्ट राइटर लाइए जो आपके लिए ऐसे स्लोगन लिख सके। आपको लग रहा है कि स्लोगनों से अगर जीत रही है बीजेपी, तो आपको भी ऐसे स्लोगन बनाने पड़ेंगे ताकि लोगों को समझ में आए कि वाकई में मुख्य बिंदु, मुख्य मुद्दे क्या होने चाहिए इस देश में। सत्यवीर जी, ये देखिए इनके सामने इन्होंने अभी इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, इन्होंने डायट। अब भारत माता को जो डायट कहने वाला था 2017 में यूपी में इनके साथ उन्होंने सरकार बनाई। अब इसका चाल और चरित्र इसलिए पता चलता है। दूसरा, इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा बताया। राम मंदिर का तो हम राम मंदिर के लिए तो इन्होंने आज ये राम का नाम जपने पे आतुर हो गए हैं, कोर्ट के बाद जनेऊ पहनने को तैयार हो गए हैं। आप ही देखोगे इनकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी ने हलफनामा लिख के दिया था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट लिख के दिया था कि भाई राम तो काल्पनिक है, और आज राम का जांच करते हुए बता रहे हैं। तो इनका चरित्र और जनता अच्छे से समझ चुकी है। यही परिणाम है कि 4 राज्यों में चुनाव हुए और ये कहीं पे भी सरकार बनाने में नहीं आए। तो आप देखिए यूपी में तो इनके लगभग 99% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी जमानतें जब्त हुई है, और दूसरे राज्यों में भी इनकी स्थिति यही है। अगर ये इस प्रकार की नीतियां, इनका और चरित्र इसी प्रकार का रहेगा, तो आने वाले समय में भी ये किसी भी मुद्दे को अगर कोई उठाना होगा उसको नहीं उठा पाएगी। जिसके पास न प्रदेश अध्यक्ष हो, जिसके पास न नेता प्रतिपक्ष हो, जिसके पास अपने कार्यकर्ताओं को ये बताने के लिए ना हो कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वो क्या प्रदेश में क्या करेंगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, हम आने वाले समय में जब जब उत्तराखंड को मजबूत करना होगा, यहाँ राहत देनी होगी, हम कार्य करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे रोडों के क्षेत्र में हो, चाहे यहाँ की टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चाहता हूँ। यहाँ भवन के पास जैसे ही हम एंट्री करते थे, यहाँ पर आपके मोबाइल के सिग्नल चले जाते थे, मगर हमारे राज्य मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद के माध्यम से अब वन टावर हुआ है, और आने वाले समय में वन टावर लगेंगे, जिससे लोगों को वो सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएगी। तो हमको चाहे हमारे राज्यसभा सांसद हो, चाहे यहाँ के मंत्रीगण हो, विधायक हो, जिला पंचायत सदस्य हो, प्रधान
तो वो BDC चलिए ठीक है, प्रगति के लिए कार्य करने के निरंतर कार्य कर रहे हैं। अब इनको अब देखो प्रकाश को देखने के लिए आप खोलना पड़ती है। अब ये अगर खोलना ही नहीं चाहते, धरातल पे जाने नहीं चाहते, तो इनका हश्र आने वाले दिनों में और बुरा होने वाला है। धरातल की स्थिति आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, हम पिछले 1 घंटे से वही बताने की कोशिश कर रहे थे। हेमा भंडारी जी, पल्लवी जी, बस मैं आपके चैनल के माध्यम से चलिए सुन लीजिए, कुछ कहना चाह रही है। चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, एक तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगली बार डिबेट में आए तो चौहान जी को माँ बोलना आ जाए महंगाई पर, और इनको अभी तक बेचारों को माँ बोलना नहीं आया है। और दूसरा कि एक आपके चैनल के माध्यम से मैं मोदी जी तक पहुँचाना चाह रही हूँ कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब तो बस करो मोदी सरकार। ये जनता की तरफ से जो जनता पिस रही है, जो महंगाई के मार पे पिस रही है, उनकी तरफ से मैं प्रधानमंत्री जी तक ये जरूर अपनी आवाज पहुंचाना चाहूंगी कि बहुत हुई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार। और चौहान जी से कहूंगी कि महंगाई पर माँ बोलने का जो है अध्ययन करके आए और बोले कि महंगाई पर क्यों नहीं महंगाई की मार समझ में आ रही है, क्यों इनको जनता की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। वहाँ की जनता को थोड़ा राहत मिल जाएगी। 2 राज्य आपको खटक रहे हैं ना चौहान जी, 2 राज्य खटक रहे हैं बस आपको, पंजाब और दिल्ली। वो इनके हाथ से चली गई, वो इनके हाथ में नहीं है ना, वो आ भी नहीं सकता इनके हाथ में। उसका जवाब उनको पता भाई कहाँ पे वो रूल कर रहे हैं, कहाँ पर वो। महंगाई पूरे देश में है सर, मैं किसी राज्य सरकार पर जा ही नहीं रही। पूरे देश में एक जैसे हालात बने हुए हैं, पूरे देश में कहीं पर महंगाई से राहत नहीं है। सब जगह एक ही जैसे सरसों के तेल का दाम दिखेगा, सबका रिफाइंड ऑयल एक ही जगह मिल रहा है सर, एक ही दाम पर हर जगह मिल रहा है। नहीं, यहाँ के तेल के आंकड़े उठा लीजिए और वहाँ के तेल के दिल्ली के राज्य के, पंजाब के राज्य के और राजस्थान में 3 राज्यों के आंकड़े उठा के देख लीजिए, फिर बताना कि किस राज्य में महंगाई ज्यादा है, किस राज्य में नहीं है। हम तो निरंतर जहाँ पर बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पर निरंतर कंट्रोल करने की स्थिति में है और कंट्रोल कर भी रहे हैं, लोगों को राहत भी दे रहे हैं और लोगों को वही स्थिति है। आपको भारत को कंपेयर ही पाकिस्तान से करना है तो फिर अब इसके आगे बात ही क्या की जाए। चलिए, आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो महंगाई की मार को लेकर इस समय पूरा देश हाहाकार कर रहा है। वहीं इस बीच उत्तराखंड में अब विपक्षी दलों ने महंगाई के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है। आज प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन विपक्षी दलों के द्वारा किया गया। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या आने वाले समय में महंगाई बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि आने वाले समय में भी 5 राज्यों में चुनाव है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि विपक्ष महंगाई को एक बड़ा मुद्दा बनाने में सफल हो पाता है या फिर नहीं। इसी के साथ उत्तराखंड का महासंग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।